नमस्कार। नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं निर्भया के माता जी के पास। निर्भया एक ऐसा केस जो पूरी दुनिया में अपनी क्रूरता की वजह से पहचाना गया, जाना गया और भारत को शर्मसार किया। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद आज न्याय मिला है निर्भया को, और उनकी माताजी जो इस लड़ाई में अपने आप को लगातार बनाए रखी, समर्पित करके रखा और बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं, मैं उन्हीं के पास आया हूं। तो सबसे पहले नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे नवजागरण लाइव में। अब 7 साल लंबी लड़ाई के बाद आपको न्याय मिला है, देर से ही सही। अब कैसा आप महसूस कर रही हैं इस पे? जी, जो ये 7 साल संघर्ष के बाद न्याय मिला है, फाइनली उनको फांसी हो गई और निर्भया को न्याय मिला। लेकिन यह न्याय और ये जीत मैं अपने देश के बच्चियों के नाम समर्पित करती हूँ, अपने देश के महिलाओं के नाम समर्पित करती हूँ और निर्भया के नाम समर्पित करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नमस्कार करती हूँ। और 2000 में घटना हुई तब से और आज तक आप हर जगह से किसी न किसी रूप में हमारे से जुड़े रहे, हमें सपोर्ट किया, हमें सहारा दिया, फ़ोन के माध्यम से साथ रह के मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस केस में जो भी जुडिशरी है, हमारी सरकारें हैं, पुलिस है, मीडिया है, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि अपने अपने जगह से, अपने अपने हिसाब से सब लोगों ने सपोर्ट किया। आज फाइनली निर्भया को इंसाफ मिला, हम सबको इंसाफ मिला। जी, एक तो ये कि ये इतना मतलब हीनियस क्राइम था और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था ये, और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना और उसके बाद उसमें ये केस चला। उसके बावजूद 7 साल लग गए। तो जो हमारी कानून व्यवस्था है उसमें कुछ न कुछ कमियां हैं जो सामने आई हैं। इस पे आपको क्या लगता है? जी, जब 2012 में घटना हुई थी, बहुत सारे इसके अगेंस्ट में प्रदर्शन हुए, पूरे विश्व में प्रदर्शन हुए, लोग रोडों पे आ गए और एक ही साथ में एक ही आवाज़ उठाए कि निर्भया को, मुजरिमों को फांसी हो और निर्भया को इंसाफ मिले। अब ऐसा हमारे देश में किसी बच्ची के साथ क्राइम ना हो, इसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था सख्त हो। बहुत बातें हुई, चैनल पे हुई, पार्लियामेंट में हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्था है वहीं तक सीमित रह गई, कुछ भी नहीं बदला। खासकर आज आप देख रहे हैं कि जो भी कानून बनाए गए, जो भी बातें हुई, सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही रह गई। आज आप देख रहे हैं कि निर्भया के केस 7 साल 3 महीने हो गए, अब जाके उनको सजा हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे कानून में कमियां हैं, जो इस केस के माध्यम से हम सब के पूरे समाज के सामने आई कि कहाँ कमियां हैं। तो सबसे कमियां हम यही मानते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चला, 13 में लोअर कोर्ट से आ गया, 14 में हाई कोर्ट से आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आके केस 2 साल पेंडिंग रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई समय का बाउंड नहीं है। 17 में फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, 18 में उनकी रिव्यू खारिज हो गई। इसके बाद अब कोई एक समय सीमा तय नहीं है कि नहीं मुजरिम कब अपना क्यूरी पटिशन करेगा या दयाज का करेगा या कब उनका जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है उस पर अमल हो। कोई लिखित में कानून रूल में नहीं है। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों को गया। फाइनली मैं बहुत
चीज़ें मुझे नहीं पता थी, कुछ भी नहीं पता था। एक चीज़ के लिए हमें 10 जगह भटकना पड़ा, फिर जाके हम वो काम करते थे। तो जब मुझे कहीं से कोई सहारा या कोई गाइडलाइन नहीं मिली, तो हमने, जो हमारे वकील हैं सीमा कुशवाहा, जितेंद्र सरझा, उनके साथ मिलके हमने पर्सनली, ये अगर जो काम कहें तो ये हमारे स्टेट सरकार का था कि जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिव्यू खारिज हो गई तो जेल अथॉरिटी उनको नोटिस करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने मिल के अपील लगाया 2018 दिसंबर में, और हमने चुपचाप इस लड़ाई को 1 साल कंटिन्यू रखा। 6 महीने तो कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर से ये केस में धीरे धीरे उनको जेल ने नोटिस किया, कोर्ट ने वार्निंग किया, और फाइनली जनवरी में 7 जनवरी को उनको डेथ वारंट जारी हुआ। अगर हम माने तो असली लड़ाई जब पहला डेथ वारंट जारी हुआ तो शुरू हुई। जब पहला डेथ वारंट जारी हुआ तो हमें लगा कि नहीं, अब निर्भया को इंसाफ मिल जाएगा, हमारा 7 साल का संघर्ष पूरा होगा। लेकिन नहीं, जैसे ही पहला डेथ वारंट जारी हुआ, सबसे पहले उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और एक एक याचिका डालनी शुरू की, और 3 बार फांसी पोस्टपोन हुई। तो इसका कारण भी हमारी जो न्याय व्यवस्था है, जो उसके रूल हैं, जो उसमें लूज होल्स हैं। हाँ, जो उसमें लूज पॉइंट है। लूज पॉइंट ये है कि वो एक आर्टिकल है जिसको हम दिल्ली जेल मैनुअल के नाम से जानते हैं। तो वो आर्टिकल ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा मुजरिम है तो एक साथ फांसी होगी, अगर एक को रिलीफ मिलेगी तो सबको मिलेगी। लेकिन वो जेल मैनुअल ये नहीं कहता है कि अगर एक साथ फांसी होनी है तो वो एक साथ ही मर्सी या दया याचिका करेंगे। उसकी समय सीमा एक निर्धारित हो नहीं है। नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों को करता है। आप देखिए कि 3 बार फांसी पोस्टपोन इसलिए की गई कि उनका राइट है, उनका राइट है। चौथा डेथ वारंट जारी हुआ जब उनकी लास्ट मर्सी खारिज हो गई। फिर भी आपने देखा, सबसे इसमें दिक्कत ये रही कि जो भी उन्होंने याचिकाएं डाली, एक दिन पहले डाली कि मैंने फांसी पोस्टपोन हो जाए। इस बार भी उन्होंने पूरी जी जान लगा दिया, रात तक कोर्ट खुला कि नहीं, ये चौथा डेथ वारंट भी जारी हो, पोस्टपोन हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जूझते जूझते, क्योंकि इस केस को मैंने कंटिन्यू लड़ा, बेशक जेल कोर्ट की छुट्टियां हो गई, जज चेंज हो गए, लेकिन मैंने एक भी डेट मिस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हमें अनुभव था कि ये फाइनली डेट होगा और ये पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई उनके पास सरकारी रेमेडी नहीं थी कि ये डेट को पोस्टपोन कराए। लेकिन हम बात करते हैं अपने कानून व्यवस्था की। जिस तरह से इस लूज पॉइंट का फ़ायदा उठा के मुजरिमों ने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं जिसको हम न्याय कहते हैं, जिस भरोसे हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, जिस तरह से मैंने लड़ी, तो कहीं ना कहीं जो ये 3 बार फांसी पोस्टपोन हुई और बार बार याचिकाएं गई, तो कहीं ना कहीं इस माध्यम से हम सबको पता चला कि नहीं, हमारे कानून व्यवस्था में कितनी कमियां हैं। तो हम तो अब यही चाहेंगे कि जिस तरह से हमने इस केस में अलग अलग चक्कर काटे, अलग अलग संघर्ष किया और इतना टाइम लग गया, तो हमारी सरकारें या हमारी अदालतें इस कमियां को ख़त्म करें और एक नया रूल नियम बने, एक नया कानून बने कि जो भी विक्टिम है, अगर उसके साथ कुछ क्राइम हुआ है और जो भी मुजरिम है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं उनका हक मत दो, उनका अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका भी, बेशक वो मुजरिम है, लेकिन अगर हमारा संविधान उनको अधिकार देता है, लेकिन एक समय सीमा हो।
समय सीमा निर्धारित। हाँ, समय सीमा निर्धारित हो कि नहीं, हाँ कितने सीमा तक वो कितनी याचिकाएं डाल सकते हैं, जो अभी नहीं है। क्योंकि इस तरह के व्यवस्था से कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में बच्चियां हैं, महिलाएं हैं या पुरुष सभी लोग हैं, तो अपने न्याय व्यवस्था से उनका विश्वास डगमगाता है, जिस तरह से इस केस में हुआ। ये सबसे ज़रूरी है कि ये ठीक हो। फाइनली निर्भया को इंसाफ मिल गया और उनको सज़ा हो गई। लेकिन अब हमें आगे कैसे लड़ना है, कैसे इस कानून व्यवस्था में ठीक हो, हम इस पे सोचेंगे और आगे इसको लड़ेंगे। अच्छा, आप गांव की महिला हैं, गांव की रहने वाली हैं, घर में रहने वाली महिला और एक घरेलू महिला जो सब्जी खरीदने तक बाजार नहीं गई, ऐसा हमने सुना, और वो आज कानून की इतनी बारीकियों पे एक मतलब पढ़ी लिखी और एक कानून की जानकार की तरह एडवाइस दे रही हैं बाकी महिलाओं के लिए। तो ये कितना कैसे संभव हुआ? ऐसी लड़ाई में कहाँ से आपको ताकत मिली? देखिए, ये तो मैं भी नहीं जानती। मैं दिल्ली में बहुत सालों से रहती हूँ। बेटी का जन्म ही यहीं पे हुआ था, यहीं पे उनकी पूरी पढ़ाई हुई। हालांकि बाद में उन्होंने देहरादून से अपना पैरामेडिकल का कोर्स किया। तो ये मैं भी नहीं जानती थी कि नहीं ऐसा कुछ होगा या मैं ऐसा कुछ मुझे करना पड़ेगा। लेकिन जब घटना हुई और जिस हालत में बेटी को हम मिले या हमको मिली, जैसे लगता था कि उसको हम कहीं जंगल से खींच के लाया गया हो, कोई जानवरों ने उसका पूरा शरीर नोचा हो। जब मिले तो हमको नहीं पता था कि नहीं, हमारे बच्ची के साथ इतना कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो बचेंगे ही नहीं। जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, फिर उन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल है। उससे भी हमें आश्चर्य हुआ कि जो 12-13 दिन उन्होंने हॉस्पिटल में जिंदा थी, सांसें तो चल रही थी कि लेकिन इतना उसको तकलीफ थी, इतना वो उसके अंदर तड़फ था कि आंखों में दिखता था। 12-13 दिन जिंदा रही, लेकिन जब होश आया तो उन्होंने पानी मांगा, हमसे मांगा, भाई से मांगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे कई दिन हो गए, मुझे भूख लगी है, हमें कुछ खिला दो। डॉक्टरों ने बोला कि हम इनको जो भी कर सकते हैं वो सिरिंज या दवाई के थ्रू कर सकते हैं। एक चम्मच हम इनको पानी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि हम इनको एक चम्मच पानी दें या कुछ खाने को दें, कुछ भी हो सकता है। मुझे बहुत तकलीफ हुई। दो बच्ची अलग अलग भाई से, पापा से मांगती रही कि पापा। एक बार उन्होंने इस तरह से इशारा किया कि मैंने डॉक्टरों छिपा के मुझे एक चम्मच पानी पिला दो, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए। ये तकलीफ तब से और अब तक हमें अपने ही घर में चैन से बैठने नहीं देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब मुझे हाथ में गिलास लेती हूँ तो वो सीन हमें याद आता। जब घटना हुई, बच्ची 23 साल की थी, पढ़ी लिखी थी। आप लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन बहुत समझदार और होनहार बच्ची थी। खासकर पढ़ाई लिखाई में तो इतनी होशियार थी कि कभी भी कहीं से उसको ये नहीं लगता था कि नहीं हमें पेपर देना है या हमें ये करना है, कैसे करूँगी। कभी उसने ऐसा बोला नहीं। और वो बच्ची बिस्तर पे ऐसे पड़ी रहती थी, एकदम लाचार और बेबस। जब उसके चेहरे की तरफ देखती थी तो कभी जीभ काली हो जाती थी, कभी ओठ काली। जब तक वो जिंदा थी तब तक तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। हमारा यही था
हम दोनों जने के आए बच्चों का कि किसी तरह मैंने ठीक हो जाए। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई, वो ख़त्म हो गई, बच्चों को मैं कह नहीं सकती थी, किसी को मैं नहीं बता सकती थी कि मुझे क्या तकलीफ है। मैं अपने आप में जूझती रही और यही सोचती रही कि आखिर एक बच्ची को मौत भी मिली तो क्यों, ऐसे क्यों। और उसका तड़प ने ही मुझे एक अंदर की माँ को जन्म दिया कि बेगर कोई गुनाह के, बेगर कोई कसूर के एक बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है एक इंसान, वो भी 6 लोग। तो उसी तकलीफ ने हमें लड़ने का ताकत दिया। दुनिया करती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक माँ बाप जब उसका बच्चा होता है तो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी हर कोशिश लगा देता है कि हमारा बच्चा सुखी रहे या अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, और हमने भी किया। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, शायद इतने दिन का दुख साथ लिखा था हमारे उनका। लेकिन मैं आज ये कह सकती हूँ, बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा आज एक माँ का धर्म पूरा हुआ और जो मैं कर सकती थी वो करी और उनको इंसाफ मिला। अच्छा, चलिए, अंत में तो ये जीत मिली, आखिर बहुत देर से ही सही, लेकिन इसमें जो मेन चेहरा जो सामने आया, कानून के जो उनके दोषी पक्ष के जो वकील है एपी सिंह, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अंत तक, उसका बार बार मीडिया में या बाकी जगह भी ये आरोप रहा सीधे आप पे कि इनको तो बहुत सारे पैसे मिले, फंडिंग मिली, इनके बच्चों की नौकरी हो गई, बच्चे कामयाब हो गए, जबकि जो वो दोषी हैं उनके बच्चों का हवाला देता रहा कि छोटे छोटे बच्चे, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, वो कहाँ जाएंगे, परिवार बर्बाद हो जाएगा। एक आँख के बदले, अगर हम आँख के बदले आँख लेने लगेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। इस पे आप एक माँ होने के नाते और अपनी बेटी को सामने जिस हालत में देखा था, उसके बाद आपको क्या लगता था? देखिए, मैं एपी सिंह को क्या कहूँ, उनकी ऐसी सोच है। मैंने ये नहीं रखता है कि हमारा बेटा क्या पढ़ता है या कहाँ पढ़ता है। मैंने ये नहीं रखता कि उनका बेटा यूएस में है या वो क्या कर रहे हैं यहाँ। मैंने ये रखता है कि हम किस मकसद से आमने सामने आए। दुर्भाग्य से ही हमारा उनका सामना हुआ, लेकिन लड़ते लड़ते, क्योंकि मैं 7 साल से इस लड़ाई को चुपचाप बड़ा धैर्य के साथ लड़ती रही, अपने लिए भी और बच्चियों के लिए भी। 7 साल मैंने मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों से जुड़ी रही, लेकिन मैंने कभी इन मुजरिमों के घर वालों को कभी तू तक कह के नहीं बोला। इस वकील एपी सिंह को मैंने 7 साल चुपचाप झेलते रहे, कोर्ट में कुछ भी बोले, कुछ भी करें। जब घटना हुई तो इन्होंने बेटी को ही कसूरवार ठहरा दिया कि नहीं, मेरी बेटी होती तो जिंदा जला दिया। मैं वो भी बर्दाश्त कर गई। लेकिन फाइनली जब डेथ वारंट जारी हो गया तो इन लोगों की जो मानसिकता थी वो सामने आई, चाहे एपी सिंह का कहिए या उनके घर वालों का कहिए। कानून में तथ्य रखने के बजाय इन्होंने सीधा हमारे बच्चों पे, हम पे अटैक किया और फंडिंग चिल्लाने लगे। या यहाँ तक उन्होंने ये तक मीडिया में बोल दिया कि हम क्या पहनते हैं, अलग अलग साड़ियाँ पहनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम रोज़ लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम एक कपड़े में तो नहीं जा सकते। तो ये उनकी पर्सनली सोच थी या हम मानसिकता कहते हैं। लेकिन
इसी माध्यम से एक मानसिकता सामने आई जो हमारा प्रश्न है आप सबका है कि आखिर रेप बलात्कार क्यों होता है। तो ये मानसिकता सामने आई कि ऐसे ही लोगों के वजह से जो क्राइम हो रहा है वो बढ़ रहा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है और ऐसे ही लोगों के घर में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो ये 4 हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ये 4 नहीं है, हजारों की तादाद में बाहर है। तो इससे एपी सिंह का जो मानसिकता थी वो सामने आई। उन्होंने एक ही कविता बनाई, मीडिया प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, प्रोटेक्ट प्रेशर और निर्भया के मम्मी को फंडिंग जो शब्द ये बोलते थे, जो शब्द मुजरिमों के माँ बाप बोलते थे, तो इनकी अपनी सोच थी। लेकिन मैं आज भी और 7 साल पहले भी मैंने इनके या इनके परिवार को यानी बेटी को मैंने कभी इसमें घसीटा नहीं, कभी उन लोगों को कोई उल्टा सीधा बोला नहीं और ना ही मैं बोलूँगी। हमने एक सच्ची घटना पर एक सच्ची लड़ाई लड़ रही थी क्योंकि 7 साल पहले मेरी बेटी के साथ क्राइम हुआ था और जान गई थी। तो कहीं ना कहीं मैं कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा सिचुएशन हुआ कि मैं भी हिल सा गई कि पता नहीं कब तक हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि सच्चाई दबती है लेकिन कभी हारती नहीं है, मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर हमारे संविधान में सजा है, फांसी की सजा है, कहते हैं कि बिरले में फांसी होती है, रेयर द रेयर केस में होती है, तो मुझे विश्वास था कि जिस तरह से निर्भया के साथ दरिंदगी इन लोगों ने की है तो एक न एक दिन इनको फांसी जरूर होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा। अब फाइनली वही होगा। चलिए, अब आपकी जीत हुई लेकिन अब क्या आपकी लड़ाई ख़त्म हो गई या आगे जारी रहेगी? नहीं, ये लड़ाई हमारी ख़त्म नहीं हो गई। जिस तरह से 7 साल से लोगों ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, खासकर बच्चियों ने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया, तो मैं इस जिम्मेवारी को आगे भी निभाऊंगी। आप सब लोगों से मिलके मैंने ज्योति के नाम पे एक निर्भया ज्योति ट्रस्ट का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। मैं उसी के थ्रू आप सब लोगों से जुड़ के हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने 7 साल पहले इस क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और हमेशा उठाऊंगी। जो भी हो सकेगा मैं हर कोशिश करूंगी कि हमारे बच्चियों को न्याय मिले, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें। चलिए, आप एक आइकॉन बन के उभरी हैं बाकी महिलाओं के लिए और आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से ये अपनी लड़ाई जारी रखें, ये हमारी कामना है। जाते जाते आप दर्शकों को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों के लिए खासकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको अथवा राजकुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने भी 2013 से हमारे साथ जुड़े हैं, ट्रस्ट में भी ये मेंबर हैं और इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो मैं इनके माध्यम से आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हम माँ बाप का दायित्व है कि हम अपने बच्चों को समान शिक्षा दें, समान शिक्षित करें। अगर किसी के परिवार में ऐसा है, कुछ दिक्कत है, किसी के साथ कुछ हुआ है, तो सबसे ज़रूरी है कि पहले हम उस बच्ची को सपोर्ट करें और जो भी घटना है या जो भी क्राइम है, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसको रिपोर्ट कराएं। क्योंकि जब तक हम चुपचाप सहते रहेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं भूल में ही हम उन मुजरिमों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारे साथ किया, कल आपके साथ करेगा, कल किसी और के साथ करेगा। कि तो ज़रूरी है कि इस क्राइम को हम बाहर निकालें, रिपोर्ट कराएं, उनको सलाखों तक पहुंचाएं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, खासकर अपनी बच्चियों के लिए, कई बार बहुत जगहों में, ज़्यादातर घरों में, कि बच्ची को खुद ही हम कमज़ोर करते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो,
आपके दूसरे के घर जाना है, तो हमें इससे ऊपर उठ के अपने बच्चियों के मन से कम उनके मन से डर को ख़त्म करना है। जिस तरह हमारी सोच होती है हमारा बेटा बड़ा होगा हमारा नाम करेगा, तो हमें यही सोच के साथ अपने बच्चियों को भी बोल्ड बनाना है, समान शिक्षा समान संस्कार उनको देना है कि वो इतनी सक्षम हो जाएं कि वो अपनी आप खुद सुरक्षा करें, खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। नमस्कार जी, ये थी निर्भया की माता जी, जो कहीं ना कहीं इस 7 साल बाद मिले इस न्याय से संतुष्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि इनकी लड़ाई जैसा ये कह रही हैं आगे भी जारी रहेगी और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। आप देखते रहिए नवजागरण लाइव।